हाय फ्रेंड्स, तो आज देख रहे हैं ओपन टॉक पावर्ड बाय लम्हे जिंदगी के, इंडिया की पहली डिजिटल मैगजीन बाय निखिल कपूर एंड वरुण बांसाली, जहां बातें होती हैं दिल से और सवाल होते हैं रूह से। कुछ तस्वीरें दिखती नहीं, महसूस होती हैं। कुछ लोग मिलते नहीं, बस छू जाते हैं। और कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, जी हाँ, बस चुप रहकर आपको बदल देते हैं। और आज हमारे साथ है एक ऐसे ही फोटोग्राफर जिनके कैमरे ने हजारों पलों को कैद किया, पर जिनका दिल ओशो की टीचिंग में आजाद हुआ। स्पिरिचुअलिटी जिनके लेंस में नहीं, जिंदगी में उतर चुकी है। बिजनेसमैन भी हैं, सीकर भी, आर्टिस्ट भी और रीडर भी। तो प्लीज वेलकम पुष्पिंदर जी। नमस्कार। द मैन हु फ्रेम्स लाइफ विद लाइट एंड देखते हैं दुनिया को साइलेंस के रंगों से। So ready for the most unpredictable conversation? ये है light, lens and vibration, a journey from shutter speed to inner peace. पुष्पिंदर जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। It's always a pleasure meeting you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी हर मच। बार जब आपसे मिलता हूँ, कुछ नई बातें होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। मुझे सर आपकी स्माइल जो है ना हमेशा से अट्रैक्ट करती है। एज ए फोटोग्राफर अगर मैं बोलूँ ना, मैं जब भी आपके क्लिक करता हूँ हमेशा नेचुरल आता है, मुझे कभी उसमें आर्टिफिशियल नहीं लगा। That's so sweet of you. तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब थोड़ा सा आपने चेंज किया है, सो हमारा ये पॉडकास्ट शुरू होने वाला है रैपिड फायर राउंड से, जिसके बारे में पुष्पिंदर जी को भी नहीं पता। पुष्पिंदर जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, जवाब सिर्फ यस एंड नो में। सो विल स्टार्ट नाउ। या स्टार्ट। फोटो खींचते वक्त ज्यादा थ्रिल किस में आता है, लड़की के ब्लश में या उसकी बोल्डनेस में? बोल्डनेस में। ओके। कभी ऐसा लगता है ये फोटो नहीं फैंटेसी है? हाँ, हर बार। स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कभी किसी क्लाइंट पे गुस्सा आया और मन किया कि उसे देख कैमरा देकर मार दे? नहीं, आज तक तो नहीं। क्या बात है। क्या कभी मेडिटेशन करते हुए ऐसा हेलुसिनेशन हुआ कि मैं ही ओशो हूं? हाँ, कई बार। सबसे ऑकवर्ड चीज जो फोटोशूट में देखी, सेंसर्ड या अनसेंसर्ड? कुछ भी। अनसेंसर्ड। So now we know we have a disciple of Osho sitting with us. किताबें तो आप बहुत पढ़ते हैं, कभी किसी लाइन ने ऐसे हिला दिया कि सीधा उठकर एक्स को मैसेज कर दिया हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी वो लाइन मिली नहीं। फाइंडिंग समथिंग। लाइन नहीं मिली कि एक्स नहीं मिली? दोनों। आप लाइट के मास्टर हो, पर खुद की डार्केस्ट डिजायर क्या है? बस कहीं खो जाऊं। वाह, व्हाट अ आंसर। आपको कौन सा इमोशन कंफ्यूज करता है, लस्ट, लव या लोनलीनेस? लोनलीनेस। कभी किसी ने पूछा इतना स्पिरिचुअल हो तो शादी क्यों की? कई बार पूछा, लेकिन मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी, शादी भी एक स्पिरिचुअलिटी है। Yes, that's what Osho also says. राइट। ध्यान में बैठे हो और कभी किसी एक्स की याद आ गई हो तो क्या किया? वापस चैंटिंग करी कि उसको मैसेज किया? नहीं, उसको वापस से फिर से ध्यान पे ध्यान लगाया उस पे, जब तक नहीं हटाया जब तक उसको पूरा ध्यान में ना लेना। ओके, सो मतलब उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पर स्पिरिचुअलिटी इज मोर देन डिजायर। राइट। So now we'll come back to a normal podcast. I hope you must have enjoyed this session, rapid round session. Right. पर अब हम आते हैं जहां पर हम बात करेंगे एक आर्टिस्ट से, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी, उसकी आर्ट, इन दोनों के बारे में। यहाँ पे हम पुष्पेंद्र जी के अंदर के बिजनेसमैन को अलग ही रखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट जर्नी है। पुष्पेंद्र जी, पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, ओशो की संन्यास वाली बातें सुनकर क्या सच में लगा आपको कि सब कुछ छोड़ दें, या बस ये एक संडे टॉक थी, सुना, भूल गए, कुछ रह गया दिल में, कुछ बिसर गया? फ्रैंकली पूछेंगे तो कई बार लगता है ओशो बेसिकली है ही इस तरह का व्यक्तित्व जो आपको ना अपनी ही बातों में लेके चले जाते हैं, उस संसार में ले जाते हैं। लेकिन जब लगा कि छोड़ना है तो फिर छोड़ना क्यों है? क्या छोड़ना आंसर है क्या? मतलब मैं अगर बात करूं दीपक की, क्या दीपक में जो जोत है, जो बाती है, जो तेल है और जो खुद दीपक है, वो क्या एक दूसरे से डिफरेंट है क्या? संसार जो है वो मेरा ही तो अस्तित्व है, मेरा ही विस्तार है। तो मुझे लगता है छोड़ना फिर मुझे कहीं लगा नहीं। फिर अगेन वो उसको संडे टॉक में लिया, लेकिन अगली बार जब मंडे हुआ तो थोड़ा सा बेहतर था।
ओके, हर बार जब मंडे आता है, जब ओशो को बात तो उसमें ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता ही रहता है। बिल्कुल। और जहां तक मुझे लगता है ओशो ने हमेशा यही कहा है कि किसी चीज को छोड़ना, उससे अलग होना नहीं, उसको जीना है। उसको इतना जियो कि आप उससे इतना भर जाओ हाँ। कि वो उसका फिर एग्जिस्टेंस आपके लिए खत्म हो जाए। एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। अगर जब आपके लिए चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो आपको आपके ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं डालती है। राइट। सो यस, किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को छोड़ना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप सब दोनों को साथ में बैलेंस करके चल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि ईगो छोड़ना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मैं नहीं होना चाहिए। पर एज एन आर्टिस्ट कहा जाता है कि जब तक आपके अंदर वो मैं वाली चीज नहीं हो, एटीट्यूड नहीं हो और आप ईगो ट्रिप में नहीं जा रहे हो, तब तक आप आर्टिस्ट नहीं हो सकते। तो सच्चाई क्या है? सर सच्चाई दो चीज है। जैसे मैंने कोई क्लिक किया, राइट है ना, एक तो होता है मैंने क्लिक किया और एक होता है मुझसे क्लिक हुआ। ओह यस, दैट इज अ डिफरेंट, वेरी ब्यूटीफुली सेड। मैंने क्लिक किया और मुझसे क्लिक हुआ, तो ये मुझे लगता है यही डिफरेंशिएशन है। अगर जहां मैं है कि ये मैं था इसलिए अच्छा क्लिक हुआ, नहीं नहीं नहीं, मुझसे अच्छा हुआ। आई एम अ मीडियम, राइट। वो राइट टाइम पे, राइट समय पे, राइट मोमेंट पे आई वाज देयर, तब वो मुझसे क्लिक हो पाया। अदरवाइज तो शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो भी क्लिक कर लेता। बहुत खूबसूरती, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत खूबसूरती से ये बात कही गई है कि हम किसी भी चीज को करने का सिर्फ मीडियम है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हमारी कला में, हमारे अस्तित्व में बेहतरी के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहीं ना कहीं धीमे धीमे खत्म करती है, एक दीमक की तरह। सर मेरे को लगता है सर दो धारी तलवार है। ये बाहर से भी आपको खत्म करती है और अंदर से तो खत्म करती है। लोग जैसे जैसे आपका मैं बढ़ेगा ना, वैसे वैसे लोग आपके से कटना चालू हो जाएंगे। हो सकता है वो आपके सामने अच्छे बन रहे हो, लेकिन आपके जाने के बाद में ना उसमें तो दो धारी तलवार आपको अंदर से भी काट रही है, आपको बाहर से भी काट रही है। वो जो ना, वो फाइन लाइन जो है ना, मुझसे हुआ या मैंने किया, वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि भाई हाँ ये मैं हूं या मुझसे है। बिल्कुल, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्या कभी कोई ऐसा फोटोशूट जिसने आपको ओशो कम्यून जैसी फील दी हो, एक वो आंतरिक खुशी, रिलैक्सेशन? सर फोटोशूट वैसे आई मतलब फाउंड ऑफ नेचर। मुझे नेचर की फोटोग्राफी इसलिए अच्छी लगती है, वो वो बनती नहीं है, वो है बी है। मतलब है ना, जैसे ना वो ओशो भी बोलते हैं कि डोंट क्या बोलते हैं उसको, आप बनो मत, आप हो। हाँ, तो आप एग्जिस्ट करते हो। एग्जिस्ट करते नेचर में। आप कभी भी देखिए सूरज कभी बनता नहीं है, वो जैसा है वो वैसे आएगा। आप सोच रहे हो जैसे एक गोल्डन मोमेंट मैंने क्लिक किया था मनाली में, वो कुछ सेकंड्स के लिए आता है। हाँ। अगर वो सेकंड मिस कर दे तो सूरज ऐसा नहीं वापस आएगा आप। हाँ। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना। तो आप जो हो वैसा रहोगे तो तब आप है ना ओशो को कम्युनिकेट कर पाते हो, उस लेवल पे आप पहुंच जाते हो कि हाँ यार यू विल फील इट। मतलब मुझे नहीं लगता कभी किसी फोटोग्राफर को फोटो क्लिक करके रोना आया होगा, लेकिन आई वाज द पर्सन जब मैं मनाली था और जब सूरज सनराइज हुआ और इतना सुंदर था, मतलब मैं क्लिक करूं या उसको देखूं, उसको फील करूं, तो आई प्रीफर फील। तो वो आंखों में उतर गया, मतलब दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो वो जो उसको मुझे लगता है शायद वो ही समाधि है, द मोमेंट जब कुछ नहीं होता, आप होते हो, नेचर होती है। और नेचर मुझसे अलग है नहीं, द मोमेंट, और वो मोमेंट्स के लिए होता है। समाधि भी बोलते हैं मोमेंट्स के लिए ही आती है, कुछ एक पर्टिकुलर मोमेंट कुछ क्षणों में होता है, क्षणों में हो जाता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग सर, वो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थिंग था। सो देखा आपने कि एक आम सी चीज एक कलाकार के लिए कितनी अलग होती है। और एक और बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हम में से कोई भी आम नहीं है, हम सब के अंदर एक कलाकार है। जरूरत है उस कलाकार को जगाने की, समझाने की और नरिश करने की। इस पॉडकास्ट के एंड में आपको कुछ झलकियां देखने को मिलेंगी पुष्पेंद्र जी की बड़ी खूबसूरत एग्जीबिशन जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे आपने जवाहर कला केंद्र में करी थी। कुछ ऐसी तस्वीरें जिनको आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद उसमें खो जाएंगे और आपको समझ आएगा कि हमारा ब्रह्म हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर तो है ही, हमारे चारों तरफ प्रकृति में किस खूबसूरती के साथ दिखाई देता है, उसको आप इनकी तस्वीरों से महसूस कर सकते हैं।
फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोग कहते हैं कि ओशो कंट्रोवर्शियल थे। आपको कंट्रोवर्सी में थ्रिल लगता है या अनकंफर्टेबल होते हैं? हाँ सर, कंट्रोवर्शियल हर आदमी वो है जो आउट ऑफ द बॉक्स करके बात करता है। शायद आप भी कंट्रोवर्शियल। मैंने आपका एक प्ले देखा था, लोगों पता नहीं वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपने छू लिया था कि वो आउट ऑफ द बॉक्स था। और जब चीजें आउट ऑफ द बॉक्स होती तो वो कंट्रोवर्सी बन ही जाती है। तो ओशो भी कंट्रोवर्सी, तो मुझे उस कंट्रोवर्सी में थ्रिल महसूस होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच के रास्ते पे लेके जाना चाहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और ट्रूथ हमेशा कंफर्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रूथ 99% कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ना हम सुनना चाहते हैं, ना हम बोलना चाहते हैं, और ना महसूस करना चाहते हैं। सर मेरे को लगता है अगर हम लोग ट्रूथ बोले ना तो शायद डाइवोर्स की लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। दोनों तरफ से। आई एम नॉट टेलिंग। सो अगेन हम उसी पे आ गए, रिलेशनशिप्स पे, जिसमें हम हर बार बात करते हैं कि हम बहुत सी चीजों को छुपाते हैं। जरूरी है सर, मतलब कई बार हमें डर होता है बेसिकली। वैसे एक अच्छे प्रेम संबंध में कहते हैं डर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें डर है खो जाने का, या ये मानने का वो हमें समझ नहीं पाएगी, या वो हमें समझ नहीं पाएगा। दोस्ती के लेवल पे भी बात करूंगा ना तो कई बार हम लोग छिपा लेंगे। मोस्टली फ्रेंडशिप की अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हो ना तो मुझे आपसे कोई डर नहीं है। मुझे आपको खुल के, मतलब आप जो मैं हूँ वो आप हो। तो ये अगर आपका प्रेम संबंध में हो गया ना तो मतलब इट्स द अल्टीमेट लेवल। चलो अभी थोड़ा सा हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिन बातों पे हम कर रहे थे। अभी आपने जैसे एक बात कही, वास्तव में रिश्ते में खो देना क्या होता है? सर उस व्यक्ति शरीर को खोना, अभी तो मेरे को लगता है वो है कि एक बार जो शरीर में हमारे साथ में है वो उसको खो देना ही हम लोग मानते हैं कि ये खोना है, जबकि मुझे लगता है शरीर खोना नहीं है। अगर आपकी नजर खो गई तो वो खोना है। मतलब अगर आप किसी की नजर से गिर गए या राइट, तो फिर वहीं पे हम आ जाते हैं कि हम अक्सर सामने वालों को, कि चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे हमारे बच्चे हों, उनकी नज़र में अक्सर अपने आप को गिरने से बचाने के लिए हम वो होने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में हम नहीं हैं। ये सबसे बुरा पार्ट है सर, मुझे लगता है जीवन का। जीवन में अक्सर क्या, ज्यादातर हमें ये करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? रिश्ते इतने कमजोर क्यों होते हैं कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते? सर मुझे लगता है अपने जो बिलोंगिंग्स होती है ना, हम लोग कैसे पले हैं, कैसे बड़े हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो। हमारे यहाँ पे जो रिश्ते होते हैं वो हमेशा लोगों के हिसाब से चलते हैं। हम लोग आधे से ज्यादा जिंदगी हम लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बीवी क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, उसके हिसाब से निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये चाहिए, रिश्तों को क्लियरिटी है ना, ट्रांसपेरेंसी। अगर इन सारी जो ट्रांसपेरेंट आप है ना तो दोनों ही तरफ से, तो यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली। तो इसीलिए मेरे को लगता है, मैंने पीछे ओशो की एक पुस्तक पढ़ी थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। सेम। तो अगर हमने मृत्यु को सीख लिया तो हम इन सब चीजों से तो बाहर आ जाते हैं 100%। क्योंकि तब हमको, जब आपने मृत्यु को समझ लिया जिसका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इट्स नथिंग, तो आपको ये समझ आ जाता है कि ये जो एक नाटक हम करते जा रहे हैं, इसका कोई रीजन नहीं। सर जैसे आत्मा की अगर बात करें या मृत्यु की बात करें, मृत्यु तो अवश्यम भावी है, होनी ही है। कपड़े जैसे बदलते वैसे होते हैं, लेकिन उसको परम पिता परमेश्वर में आत्मा को मिलना है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कब चाहते हैं या कब वो टाइम आ गया है। अगर गंगा निकली है ग्लेशियर से तो उसको समुद्र में मिलना है, ये तय है। हो सकता है बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़े। इट ऑल डिपेंड ऑन योर अवेयरनेस, आपके कर्म कैसे हैं, आप कैसे जिंदगी को लेते हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन दैट। तो वही वाली चीज है कि आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट मोड पे जा रहे हैं, बट जैसे आपने कहा कि मृत्यु के बाद परमात्मा से मिलन होता है, इस जन्म के बाद नहीं, अगले जन्म पे। पर जब हम खुद ही ब्रह्म का अंश हैं, ठीक है, तो इस मिलन की दरकार क्यों, जरूरत क्यों, जब हम हैं ही परमात्मा में? तो हम अगर इस जीवन को ही ये समझें कि ये जीवन परमात्मा का ही है, हम उसी के साथ जी रहे हैं। सर बूंद और समुद्र है, हम बूंद है और हमें समुद्र मिलना है।
ईश्वर जो है वो एक समुद्र है, तो हम लोग तो सिर्फ बूंद ही हुए ना। हम हो सकता है हमारा अस्तित्व वहां खो जाए, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर या उस समुद्र में मिलने के बाद में हमारा जो विस्तार होगा वो बहुत होगा। पर वही वाली बात कि अस्तित्व, हमारा अस्तित्व खो जाए, हमारा अस्तित्व वास्तव में है क्या? हमारा अस्तित्व, ये अस्तित्व तो हम जब पैदा होते हैं तब से क्रिएटेड होता है। पहले माँ बाप हमारा अस्तित्व हमें नाम दे के, गोत्र दे के, जाति दे के क्रिएट करते हैं। स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई से समझाया जाता है तो एक और हमारा अस्तित्व क्रिएट होता है। उसके बाद हम, मुझे लगता है कि आपको बोला जाता है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, तो वो आपका एक और अस्तित्व क्रिएट हुआ। पर वास्तव में इसमें अस्तित्व आपका है कौन सा? ये तो अस्तित्व बनाए हुए हैं, लेकिन वास्तव अस्तित्व तो वो है कि जो आपके अंदर है, विच इज नथिंग बट ब्रह्म, है ना? बस उसको ही फाइंड आउट करना, मतलब मेरे साथ जीवन के जो यात्रा है ना, बस वही यात्रा है, उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म के पास तक पहुंचाना। उस बीच में जितने भी है ना, बाकी सारे स्टेशंस है, ये पॉडकास्ट भी एक स्टेशन है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भाई, दिस इज अ पार्ट ऑफ वीडियो। एक्चुअली कैमरा जो सिखाता ना, जस्ट टेल यू समथिंग, एक व्यू फाइंडर है ना, 1 इंच की जगह होती है, वो आपको ये सिखाता है कि आप, जिंदगी का कैनवास बहुत बड़ा है, लेकिन आपको क्या चाहिए उस 1 इंच की चीज में। आप ये फाइंड आउट करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आप ही को तय करना है। आपकी आंख वो दृष्टा भाव है जिसमें उस जिंदगी भी ऐसी ही है। आप किस दृष्टा भाव से उसको देख रहे हैं, मतलब जो अंदर बैठा हुआ कहीं कोई वो ये देख रहा है, बोली आप किस भाव से उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैमरा आपको उस लेवल पे लेके जाता है। जब आप कैमरे के साथ में दोस्ती धीरे 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 बढ़ा लेते हैं तो आपको दृष्टा भाव वो दृष्टा भाव तो मतलब एक ये चीज हुई कि हम उस लेवल तक इसलिए पहुंचना चाहते हैं कि हमारी ये जो फेक एग्जिस्टेंस है खत्म होके सिर्फ एक परमात्मा वाली एग्जिस्टेंस रह जाए। तो मुझे एक बात बताएं, मेरे ख्याल से जहां तक मैंने पढ़ा है, ओशो जी ने भी कई बार ये बात बोली है कि इस भौतिक जीवन में भी हम उस एग्जिस्टेंस को पा सकते हैं जब हम अपने ये सारी आइडेंटिटी को भूल के, राइट, अपने आप को सिर्फ खो दें। इस जो हमारे चारों तरफ है, हम कुछ है ही नहीं। मतलब ये ना तो मेरा ये शरीर है, ना मेरा आवाज है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो एक हवा है, जो एक ये उसका पार्ट है। तो उस लेवल तक पहुंचना क्या ये इजी है? इजी तो सर सब कुछ है, बस करने वाली बात है। इंपॉर्टेंट चीज है करना। डू। एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। विचार है बहुत अच्छी बात, लेकिन जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हम लोग चीजों को, तब तक तो बहुत मुश्किल है। I'll give बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं अभी 27 सूर्य नमस्कार करता हूँ। अच्छा। और 1 महीने पहले स्टार्ट करा तो मुझसे एक नहीं होता था, लेकिन आई स्टार्टेड दैट। जब पहला स्टेप आप बढ़ा लेते हैं ना, सबसे पहला स्टेप है, अगर हमें कहीं मिलना तो दैट इज द मेडिटेशन। खुद को जानना, खुद को मानना, पहले मानना। मानेंगे तो जानेंगे। हाँ, जब तक आप मानते ही नहीं है, जानोगे। समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक समर्पण नहीं है ना चीजों में, तब तक चीजें हमें जान ही नहीं पाएंगे, हमें लगेगा नहीं, हम लोग उसको बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। अरे यार, जैसे आपकी मेरी दोस्ती है, पता नहीं कैसे भी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आप मुझे मानते हैं, मैं आपको बहुत मानता हूँ। आप हम लोग शायद 20 बार 25 बार मिले होंगे, लेकिन एक अलग सा बंधन है, क्योंकि हमने माना, आपने माना मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने माना आपको अच्छा इंसान, तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। दिस इज फ्रॉम माय साइड। पहले आप चीजों को मानो एंड देन फिर आप जानने की कोशिश करें। सो इससे बहुत खूबसूरत चीज एक सामने आती है कि समर्पण। यहां समर्पण की बात हो रही थी आपकी एग्जिस्टेंस में, पर रिश्तों में भी समर्पण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस दिन आप रिश्ते में समर्पित हो जाते हो, ना तो वो रिश्ता आपसे कोई सवाल जवाब करता है, ना आप उस रिश्ते के लिए कुछ और होने की कोशिश करते हो जो आप नहीं हो। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने कहा था ना, वो दीपक उसकी रोशनी, तेल, वो सब कुछ हम लोग, ये माना सब कुछ हम ही है, हमारा ही विस्तार है। बीवी भी मेरा ही विस्तार है, बच्चे भी मेरा ही विस्तार है, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। राइट। भले वो अगर वो गुस्सा हो रहा है तो मेरा एक विस्तार गुस्सा हो रहा है, अगर वो मुझसे नाराज है तो मेरा भी एक विस्तार मुझसे नाराज है, तो मैं उसको मनाऊंगा ना। तो हम लोग जहाँ वो खत्म कर देते हैं ना अपने विस्तार को, और संकीर्णता की तरफ, मैं की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जैसा आपने शुरू में कहा था, मैं मेरे से नाराज कैसे हो सकता है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ओशो मिल जाए तो आप उनसे क्या पूछोगे, क्या कहोगे कि क्या मैं राइट ट्रैक पे हूं या मेरे साथ अगले फोटोशूट पे चलोगे? दोनों ही सवाल पूछने वाला हूं।
ओशो से वैसे तो मुझे लगता नहीं कितने क्वेश्चंस उनके साथ जब वो होंगे तो सामने आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर आएगा कि आपने जो भी लिखा जो भी पढ़ा तो आपने जितना बिलीव करा तो लोग उतना बिलीव क्यों नहीं करते हैं, ये मेरा सवाल होगा। और सेकंड सवाल अगर बोले अगर आपके पास में टाइम हो तो चलो फोटो शूट पे चलते हैं गोवा में। बट व्हाई गोवा? सर वो बताते हैं ना लस्ट और वो वाली जो चीज है, तो यू विल फाइंड आउट कि भाई वहां रह के कैसे आप रह पाते हो। मैं उनसे सीखना चाहूंगा यार इतनी भीड़ में आप अपने आप को कैसे अलग कर पाते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। एक और किताब है ओशो जी की जो संभोग से हाँ संभोग से समाधि तक, जिसका टॉपिक कई बार कंट्रोवर्शियल रहा है, बट एक सिंपल सा उसको पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि इन चीजों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इनको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया हुआ है? सर एक्चुअली अपने यहाँ पे जब कल्चर चला है ना, अपने यहाँ पे हमेशा से पुरुष प्रधान वो रहा। हाँ। फिर हमारे यहाँ पे क्या इस पे बात करना ही पाप एक अपने आप में टैबू रहा है। हाँ। मतलब आफ्टर डूइंग आई डोंट नो मैं उसको लाइन पे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन आफ्टर डूइंग सेक्स हमें लगता है कि हमें इसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए नहीं। इवन मैं इस स्क्रीन पे बोलने में लग रहा है मुझे इस पे बात करने, जबकि हमारी प्रकृति हमारी एग्जिस्टेंस की उस चीज है। लेकिन हम लोग उसको बात ही नहीं करना चाहते। हम लोग समझना नहीं चाहते उसको, और बुक के कवर को पढ़ लेते हैं संभोग से समाधि तक। उसके बाद में हमें लगता है कि नहीं यार ये तो सबके सामने पढ़ नहीं सकते। मतलब यू कैन नॉट बिलीव दैट मेरी मम्मी उसको उल्टी कर देती है कि बोले यार लोग यार ये ऐसी बुक्स पढ़ता है। तो थिंग्स आर दैट कि मतलब हमारे यहाँ पे अभी इन चीजों को समझने के लिए भी टाइम लगेगा। हाँ, जबकि आई फील कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ऑफ कोर्स, है ना, कि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहां आपके दैट पर्टिकुलर एक मोमेंट जहां पे आपकी एग्जिस्टेंस सब कुछ खत्म हो जाता है, दैट मोमेंट इज देयर। पर उस मोमेंट के बाद आप उस मोमेंट को ओपनली अप्रिशिएट करने में इतना कतराते हो कि शायद आप अपने पार्टनर को भी नहीं कहते। हाँ, आफ्टर डूइंग दैट आप मूव फॉरवर्ड के सो जाते। हाँ बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट लाइफ इज। लाइफ को जीना उसी तरह से चाहिए जिस तरह से वो है। खूबसूरती जो है जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर ले। सर एक पेड़ है, क्यों बदलना है? रॉ है, आपने उसी की फोटो खींची, पत्ते नहीं है, थोड़े समय बाद एक कली कहीं एक फूल निकल रहा है, तो वो एक अलग ही माहौल। That's the beautiful। मेरे हिसाब से जिंदगी जो है वो आज है, अभी है, इस क्षण है। जो गया उसको आप ला नहीं सकते, जो आने वाला वो आपके हाथ में नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है आप अभी। कह ही नहीं सकते कि आने वाले क्षण में क्या होने वाला है। हम लोग क्या कल की चिंता के चक्कर में आज को भी खराब कर रहे हैं। कल में ये ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, मतलब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं घूमने जाऊंगा। आप सनराइज सबसे बड़ी खगोलीय घटना है फ्री में। ठीक है ना, जयपुर में इतने हिल स्टेशन है, मतलब इतने टॉप से मैं मोस्टली मैं ट्रैक पे जाता हूँ, तो वहां जब आप सनराइज को देखते हो यू विल फाइंड आउट कि कितना खूबसूरत है, जिसके पैसे नहीं लग रहे हैं। मतलब ना कोई खर्च होने वाला है, एक मात्र 100 रुपए का पेट्रोल लग रहा है, एक आपकी पानी की बोतल लग रही है, और आप जब वहां जाते हैं यू विल फाइंड आउट बस उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूरज को देखना है तो सूरज से पहले उठना पड़ेगा। आई होप आप सबको आजकल की टॉक अच्छी लगी होगी। खैर मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं उम्मीद करता हूँ पुष्पिंदर जी हम अगली मीटिंग बहुत जल्दी करेंगे सर, कुछ इस तरह के टॉपिक्स पे और बात करेंगे। बिल्कुल सर, जब भी आप चाहें हम लोग उसको बात कर सकते हैं। और ये जो आपने स्टार्ट किया ना सर, मुझे मतलब जब आपने मुझसे पूछा इसके बारे में तो मैं कहा मैं 2 दिन ही है, कुछ तैयारी करूंगा क्या? मैंने तैयारी क्यों करनी है? आप वही तो पूछने वाले जो या तो मुझे पता है या जो मुझे नहीं पता है। तो जब मुझे नहीं पता है उस पर मुझे नहीं बोलना है, जो मुझे पता है मुझे उस पर बात करनी है, तो फिर तैयारी की क्या जरूरत है? हम हमेशा आधा सफर इसलिए निकाल देते हैं कि तैयारी कर रहे हो, और तैयारी करने में हम फेक हो जाते हैं। हाँ, फेक हो जाते हैं। मेरे पास में आज तक की अगर मेरे जो बेस्ट क्लिक की बात करेंगे, आई विल जस्ट शो यू कैमरा, अगर आप मुझे दिखा पाए। ये निखिल सर की एक फोटो है, मुझे सबसे बेस्ट लगती है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता था आप अपने आईफोन पे इसको लगा लें। ये इससे बेस्ट फोटो मैंने इनकी कभी नहीं क्लिक करी है। शायद इनको भी नहीं पता ये क्लिक आ रहा था। अगर इनको पता होता तो शायद ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते। लेकिन अब आप देखिए क्या स्माइल है। आप दिस इज नेचुरल। प्रकृति ही ऐसी है, प्रकृति बिल्कुल नेचुरल है। अगर प्रकृति बिल्कुल नेचुरल है, अगर थोड़ा सा भी आप ना मिलाने की कोशिश करेंगे ना तो आप बिगड़ जाएगा मामला। So, शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि आज अगर हमारे बीच में ओशो होते,
होते क्या, वो कहीं ना कहीं तो सुन ही रहे होंगे Exist तो करें। विद अस ओनली, तो उन्हें भी बहुत आनंद आया होगा। हम उन तक पहुंच तो नहीं सकते, बट हाँ कुछ तो सीख सकते हैं। पक्का सर, थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू सो मच।